हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्मार्ट रैंकर्स क्लासेस के बेहतर वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा मजेदार टॉपिक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, हर एक चीजें आपको भी समझ में आएगी और एक अच्छा नोट्स भी आप यहां से बना सकते हैं। साथ में अगर आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे में पीडीएफ लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप एक अच्छा नोट्स वहां से भी बना सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं इस टॉपिक को। आप लोग ये जो वीडियो है ये वीडियो नंबर 11 को देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि निरक्षीय स्थिति का हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोग मैं लिख रहा हूं तो ऐसा मत समझिएगा कि आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपकी 1% भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस बात को ध्यान में रख के आप पूरी वीडियो को देखिएगा और हर एक चीजें आपको यहाँ पे बहुत ही डीपली में, बहुत ही अच्छे से मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक टॉपिक है जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे बात हम लोग समझेंगे पहले कि निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या है। निरक्षीय स्थिति का मतलब, जब भी हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो जो वैद्युत द्विध्रुव रखा होगा उस वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और अच्छी स्थिति में जिस अक्ष पर हमारा वैद्युत द्विध्रुव रखा होता है उसी अक्ष पे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालते हैं। तो निरक्षीय स्थिति की तीव्रता निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले एक फिगर को बनाएंगे और उस फिगर के फुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि फिगर कहना क्या चाहता है हमसे। तो फिगर में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव को बनाते हैं। फिगर में हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं और वैद्युत द्विध्रुव को बनाने के लिए आपके पास दो आवेश होने चाहिए। तो एक हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, एक ऋणात्मक आवेश हो जाता है और यहाँ पे एक हमारे पास धनात्मक आवेश हो जाता है। अब इस दोनों लाइन को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। यहाँ पे हल्का सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक। ये हमारा माइनस आवेश हो गया और ये हमारा प्लस आवेश, ठीक। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु एक हम लोग ओ लेंगे और यहाँ पे बिंदु ए हम लोग मानेंगे और यहाँ पे बिंदु बी मानेंगे, ठीक। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है और बिंदु बी पे प्लस क्यू आवेश है और एक मध्य बिंदु ओ है। इस मध्य बिंदु ओ से इस बी तक की जो दूरी है वो स्मॉल एल है और इस मध्य बिंदु ओ से ए तक की जो दूरी है वो भी क्या है, स्मॉल एल है। मतलब कह सकते हैं कि ए से बी तक की जो टोटल दूरी है वो 2l है। आगे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा टोटल वैद्युत द्विध्रुव बन चुका है। इस वैद्युत द्विध्रुव से लंबवत एक बिंदु हम लोग यहाँ पे P लेंगे, ठीक। अब इस बिंदु P को हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु P को हम लोग बिंदु B से और बिंदु A से मिला देंगे। तो बिंदु B से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं यहां से। और इसको हम लोग बिंदु A से मिला देते हैं, ठीक। दो बिंदु से मिला दिए। ये वाला जो बिंदु है वो क्या है, बिंदु P है, ठीक। अब इस बिंदु P को भी हम लोग बिंदु O से मिला लेते हैं यहाँ पे। अब हमें जो ये वैद्युत द्विध्रुव AB देख रहे हैं आप, इस पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मिलेगा, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो क्या होगी, E1 होगी, ठीक। अब माइनस क्यू
आवेश जो यहाँ पे देख रहे हैं, इस माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ होगी, और ये क्या होगी, E2 है। माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो E2 होगी और उस तीव्रता की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, और प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होगी उस तीव्रता की डायरेक्शन आगे की तरफ होगा। इतना आपको पता चल चुका है। ये जो बिंदु P देख रहे हैं, इस बिंदु P से जो बिंदु O है, इस पूरे तक की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल r है। इतना आपको चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे अगर हम लोग देखने की बात करें तो ये हमें यल पता चल चुका और यहां से यहां तक की दूरी r पता चल चुका। मतलब ये अगर हमारा आधार है और ये हमारा लंब है, तो जो कर्ण होगा वो क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण की अगर लंबाई आपको पता लगानी है तो कर्ण बराबर क्या होता है, कड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये आप लोग जानते हैं। तो लंब क्या है, यहाँ पे लंब आपका r है, तो r का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार यल है, तो यल का स्क्वायर। तो ये जो b से p तक की जो दूरी है, ये क्या दूरी है, इस दूरी का जो लंबाई होगा वो क्या होगा, कड़ी में यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतना बात क्लियर हो गया। आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि अगर मान लेते हैं ये हमारा E1 है तीव्रता और ये E2 तीव्रता है, और यहां पे बनने वाला ये कोण क्या है, थीटा है, और यहां पे भी बनने वाला क्या है, कोण थीटा है। ठीक, अब इस दोनों द्विध्रुव के कारण, इस द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पे हम तीव्रता ज्ञात करेंगे और धीरे धीरे अपने डेरिवेशन को हम लोग आगे की तरफ भी बढ़ाते हैं। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक, यहां पे लिखेंगे हम लोग, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक, अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर निरक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब इस द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पे हमें निरक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है। निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है। ठीक, इतना इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जो भी पता है वो लिख दिए, जो कि फिगर से ही देख के लिखा गया है। अब जो माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता है वो E2 है और प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता है वो क्या है, E1 है। ठीक, तो आगे इसी चीज को हम लोग बढ़ाते हैं।
प्लस क्यू आवेश आवेश के कारण तीव्रता तीव्रता E1 हो तो E1 बराबर क्या हो जाएगा? E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q के बटा, अब यहां से बिंदु, क्योंकि आप तीव्रता के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं? तीव्रता के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q के बटा R स्क्वायर। R क्या रहता है? R रहता है जो आवेश है, उस आवेश से जिस बिंदु पे तीव्रता आपको ज्ञात करनी है वहां से वहां तक की दूरी। तो E1 के कारण, मतलब इस प्लस Q के कारण तीव्रता हमें देखना है, तो प्लस Q के कारण बिंदु P पे जो तीव्रता ज्ञात करनी है उसके बीच की दूरी क्या है? कड़ी में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? R स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे, ये तो Q तो वही है, R स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिख देंगे क्या? कड़ी में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे R का स्क्वायर है। ठीक, अब ये जो कर्डी है हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें मिलेगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q के बटा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा जो है वो ऊपर की तरफ है, तो दिशा क्या हो जाएगी? दिशा हो जाएगी BP के अनुदिश। दिशा क्या हो जाएगी? BP के अनुदिश। यहां पे लिख देंगे BP के अनुदिश, BP के अनुदिश दिशा में। ठीक, अब हमारा जो माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू से P तक की जो दूरी है वो भी यही है, क्योंकि इसका भी जो लंब है और आधार है वो सेम है, मतलब L इसका भी है और R इसका भी है और L इसका भी है R इसका भी, तो मतलब इस कंडीशन में भी जो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या है? वही चीज है। तो E2 के कारण भी जो तीव्रता मिलेगी वो भी हमें क्या मिलेगी? सेम ही चीज मिलेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, या तो ऐसे लिख सकते हैं, इसी प्रकार E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q के बटा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और इसकी दिशा क्या हो जाएगी? इसकी दिशा PA की दिशा में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उधर ऊपर की तरफ जा रहा था तो BP लिए थे, अब यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है तो PA लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? PA के अनुदिश दिशा में, अनुदिश दिशा में। ठीक, अब यहां से देख क्या रहे हैं? यहां पे देख रहे हैं आप लोग कि जो माइनस क्यू आवेश है, जो प्लस क्यू आवेश है, दोनों के कारण जो तीव्रता मिल रहा है बिंदु P पे वो क्या है? बराबर है, लेकिन दोनों तीव्रताओं का जो दिशा है वो क्या है? अलग है। यहाँ पे दिशा ऊपर की तरफ है, यहाँ पे नीचे की तरफ। तो इस कंडीशन में हम लोग परिणामी तीव्रता निकालते हैं, इस बिंदु पे P पे परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो परिणामी तीव्रता के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें तीव्रता को लंबवत तथा जो तीव्रता रहता है उसको हम लोग ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज घटक में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका एक क्षैतिज घटक लेंगे जो कि E रहेगा यहाँ पे, मतलब इस बिंदु P पे जो तीव्रता मिल रही है वो हमें E मिलेगी। अब इस E का मान क्या होगा इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो तीव्रता मिलेगी बिंदु P पे वो हमें E मिलेगी। ठीक, अब इस E का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? E का मान हम लोग जैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे कोण थीटा देख रहे हैं, तो ये वाला भी कोण हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला भी कोण हमारा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? संगत कोण, मतलब ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला भी कोण थीटा हो जाएगा, जो कि क्या है? संगत कोण है। और ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये क्या है? एकांतर कोण है। ये वाला जो कोण है एकांतर कोण है और ये वाला संगत कोण। तो संगत कोण भी बराबर होते हैं और एकांतर कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक बात। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे? अब आगे हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग जो बिंदु P पे तीव्रता मिल रही है उसकी दिशा अलग अलग है, तो उसको हम लोग लंबवत तथा ऊर्ध्वाधर घटक में या क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में विभाजित करेंगे। तो जो क्षैतिज वाला होगा उसमें हम लोग cos थीटा जोड़ते हैं, और जो हमारा ऊर्ध्वाधर लंबवत रहता है उसमें हम लोग sin थीटा जोड़ते हैं। तो इस कंडीशन में अगर इसके कारण बिंदु B पर जो स्थित
आवेश प्लस क्यू है, तो इसके कारण जो E1 की तीव्रता होगी वो अगर लंबवत घटक लेंगे तो यहां पे मिलेगा हमें क्या, E1 साइन थीटा। ठीक, और इसके कारण जो तीव्रता होगी माइनस क्यू आवेश के कारण, उसकी दिशा नीचे की तरफ होगी, यहां पे उसकी दिशा कुछ ऐसे नीचे की तरफ होगी, तो वो क्या हो जाएगी, ये वाला जो यहां पे तीव्रता होगी वो क्या होगी, E2 साइन थीटा। ये क्या होगी, E2 साइन थीटा। ठीक, और जो ऊर्ध्वाधर रहेगा, ऊर्ध्वाधर का मतलब ए वाले अक्ष पे, तो ये क्या हो जाएगी, साइन थीटा तो लंबवत वाले होंगे, तो E1 कॉस थीटा हो जाएगी प्लस क्यू आवेश के कारण, और E2 कॉस थीटा किसकी हो जाएगी, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो जो E का मान रहेगा, तो E का मान जो यहां पे बिंदु P पे हमें मिलेगा, वो E बराबर हमें क्या मिलेगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा मिलेगा, मतलब ये E का जो वैल्यू रहेगा। ठीक, क्योंकि लंबवत जो है वो तो ऊपर नीचे हो जाएंगे, लेकिन ऊर्ध्वाधर तो दोनों का सेम है ना, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हमें इस बिंदु P पे परिणामी तीव्रता मिलेगी। और जो E1 cos थीटा और E2 sin थीटा मिल रहा है, दोनों क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण, मतलब आवेश का जो मान है वो समान है लेकिन बस चिन्ह अलग अलग है। इस वजह से दोनों की दिशा अलग अलग होने की वजह से E1 cos थीटा और E2 cos थीटा क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे पूरी तरीके से। ठीक, तो आगे हम लोग क्या करेंगे उसको देखते हैं। आगे हम लोग लिखेंगे, चूंकि E1 बराबर E2 है, परंतु दिशा विपरीत है। जो E1 है वो बराबर है E2 के, लेकिन यहां पे जो दिशा है दोनों की वो क्या है, अलग अलग है। इस वजह से इसको हम लोग क्या करेंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में वियोजित करेंगे। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में वियोजित करेंगे तो इस प्रकार हमें बिंदु P पे जो परिणामी तीव्रता मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहां पे हम लोग लिखेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या मिलेगा, परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये मिलेगा। अब E1 E2 के बराबर है, E1 E2 के बराबर है। ठीक, और cos थीटा दोनों में क्या दिख रहा है, आपको कॉमन दिख रहा है। तो अगर हम लोग दोनों को बराबर कर सकते हैं तो इसको हम लोग 2E1 cos थीटा भी तो लिख सकते हैं, 2E1 cos थीटा, क्योंकि दोनों बराबर है, यहां पे लिख देंगे चूंकि E1 बराबर E2। अब 2 हो गया यहां पे, और E1 का मान क्या है, 1 के बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू के बटा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही है ना। और इसके बाहर हम लोग cos थीटा लगा देते हैं, cos थीटा। ठीक, अब अगर फिगर से देखो यहां पे, तो cos थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या जानते हैं, cos थीटा बराबर आप लोग जानते हैं आधार के बटा कर्ण। तो आधार क्या है, L, तो L, और कर्ण क्या है, कड़ी में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो कड़ी में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो cos थीटा का मान यही होगा, उसकी वैल्यू यहां पे हम लोग रख देंगे। ठीक, यहां पे 2 या ऐसे यहां पे 2 का क्यू के साथ गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, E बराबर 1 के बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2Q के बटा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और cos थीटा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, L के बटा रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहां पे लिख देंगे चित्र से आपको cos थीटा का क्या हुआ है, मॉड। तो यही चित्र से ही देख के निकाले ना cos थीटा का वैल्यू, तो चित्र से cos थीटा का वैल्यू ये मिल गया। ठीक, अब आगे आप क्या जानते हैं, आगे जानते हैं कि 2QL जो होता है उसका बराबर क्या होता है, P के बराबर होता है। P बराबर क्या होता है, 2QL होता है। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो उसके बारे में आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो ये उस वाले फिगर को हम लोग हटा देते हैं, इतना पूरे का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।
हो चुका है, क्लियर बात। आगे हम इसको हटा देते हैं यहां से। अब आगे हम लोग क्या लिखेंगे, ई बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट 0 के पी, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्योंकि पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है 2q l। अब पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब देखो यहां पे यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, और यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट में लगा हुआ है, और रूट का मान क्या होता है, रूट का मान 1/2 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो यहां पे लिखा हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो इसके पावर हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, प्लस क्योंकि घात अगर हम लोग जानते हैं कि आधार अगर हमारा सेम है तो उसका घात क्या होता है, जुड़ सकता है। तो यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के ऊपर क्या है, रूट लगा हुआ है, और रूट का मान क्या होता है 1/2, तो प्लस 1/2 लिख देते हैं। अब 1 प्लस 1/2 दोनों जोड़ के क्या बना देंगे, 3/2 हो जाएंगे। ई बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एफ साइलेंट 0 के पी के बटा यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर घाते 3/2, ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो यल स्क्वायर है वो क्या है, आर स्क्वायर के कंपेरिजन में, या हम लोग बोल सकते हैं जो यल है वो क्या है, बहुत बहुत छोटा है किससे, आर से। क्योंकि फिगर में अगर देखें तो जो यहां पे एक माइनस क्यों आवेश था और यहां पे एक प्लस क्यों आवेश था, ठीक, और इसके बीच की जो दूरी थी, यहां से मध्य बिंदु से इस प्लस क्यों आवेश तक की जो दूरी थी वो स्मॉल यल थी, और यहां से यहां तक की भी दूरी क्या थी, स्मॉल यल थी। और जो यहां पे बिंदु P था, इस बिंदु P तक की जो दूरी थी वो क्या थी, स्मॉल r थी। तो r की जो दूरी है इस बिंदु O से P तक की, जो r दूरी है बिंदु O से P तक की, वो क्या है, इस स्मॉल यल की तुलना में बहुत बड़ा है। या हम लोग बोल सकते हैं कि यल जो है वो r की तुलना में क्या है, बहुत छोटा है। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है उसमें जो दोनों आवेश उपस्थित होते हैं उनके बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ही कम, अल्प दूरी होती है। तो उस कंडीशन में यल जो होता है वो बहुत छोटा हो जाता है आर से। इसका मतलब जो यहाँ पे यल स्क्वायर देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से। इस वजह से यल स्क्वायर को हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यल स्क्वायर को छोड़ने पर, यल स्क्वायर को छोड़ने पर, तो यल स्क्वायर को छोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, यल स्क्वायर को यहां से हटा देंगे, तो ई बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट 0 के पी के बटा यल स्क्वायर को छोड़ेंगे तो यहां पे आर स्क्वायर घाते क्या हो जाएगा, 3/2, और 2 से 2 ये वाला घात क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ई बराबर हमें क्या मिलेगा, ई बराबर मिलेगा 1/4 पाई एफ साइलेंट 0 के पी के बटा आर घाते 3। ठीक, अब वायु या निर्वात के केस में अगर देखें, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम। अब यहाँ पे के का जो मान रहेगा उसको हम लोग वायु या निर्वात के केस में 1 मानते हैं। तो यहां पे लिखेंगे वायु या निर्वात के लिए के बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे के की जगह पे 1 लिख देंगे, तो ई बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एफ साइलेंट 0 पी के बटा आर घाते 3 न्यूटन पर कूलाम। ठीक, और 1/4 पाई एफ साइलेंट 0 का मान क्या होता है, 9 × 10⁻9। ठीक, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ये था जो निरक्षीय स्थिति के लिए कंप्लीट डेरिवेशन। तो फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा।